Okay ji, तो welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss the yearling. The yearling आप कह सकते हैं कि वो जानवर जिसकी उम्र 1 साल से ज्यादा ना हो, ठीक है, मगर 2 साल से कम हो। 1 साल से थोड़ा ज्यादा, 2 साल से कम का जानवर उसको बोलते हैं, या फिर आप छोटे बच्चे को बोल सकते हैं। हिरन का बच्चा यहाँ पर इससे मुराद है। तो इस लेसन का थीम है नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, कनेक्टिंग पीपल एंड नेचर। नेचर को यानी नेचर में मौजूद जानवरों को लोगों से कनेक्ट कैसे करती है, और वो है काइंडनेस, सिंपैथी एंड कंपैशन है जो कि लोगों को नेचर से जोड़ता है। अच्छा, इसकी हम रीडिंग डिस्कस नहीं करेंगे, इसका हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक्सरसाइज। इससे पहले हमने 2 चैप्टर की 9th क्लास के लिए एक्सरसाइज डिस्कस की है, ये 3rd चैप्टर होगा। पहले इसकी समरी देख लेते हैं। जॉर्डीज फादर वाज बिटन बाई रैटल स्नेक्स। रैटल स्नेक्स सांप की एक किस्म है, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट डाइड। तो जॉर्डी का जो फादर साहब हैं उनको एक सांप ने काट लिया और वो ऑलमोस्ट मर चुके थे। टू सेव हिम दे हैड किल्ड अ डो, यानी उनको एक हिरन का शिकार करना पड़ा। जॉर्डी फेल्ट सॉरी फॉर द डोज बेबी फॉन, ठीक है, जो हिरन का बच्चा था उसके लिए वो बड़ा सॉरी फील कर रहा था कि उसका छोटा बच्चा था, एंड वांटेड टू टेक केयर ऑफ इट। अब वो उसकी वालदा को तो मार दिया था उसने, अब वो बच्चे की लुक आफ्टर खुद करना चाहता था। ही वेंट लुकिंग फॉर द फॉन एंड फाइनली फाउंड इट। वो जंगल में उसको ढूंढने गया और आखिरकार उसने उसको ढूंढ लिया। इट वॉज स्केयर्ड एंड वीक, तो वो डरा हुआ था और कमजोर था। जॉर्डी केयरफुली ब्रॉट द फॉन होम, तो वो बड़े एहतियात से बच्चे को घर ले आता है। ही ट्राइड टू फीड इट मिल्क, वो उसको दूध वगैरह पिलाता है। एंड द फॉन ड्रैंक हैप्पीली, और वो उसको पी लेता है। जॉर्डी एंड हिज फादर वर हैप्पी टू हैव द फॉन। जॉर्डी और उसके वालिद जो है बहुत खुश थे। दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय नेम्ड जॉर्डी हु लर्न्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शन एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज डिसीजन। तो वो बच्चे की स्टोरी है जो कि ये बताता है कि अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेना इंसान को चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक्शन किया, बच्चे की वालदा को उसने मारा। नो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लुक आफ्टर ऑफ द फॉन, ठीक है, उस हिरन के बच्चे की लुक आफ्टर के वो जिम्मेदार है। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, रिजल्ट है, वो भुगतेंगे। इट आल्सो शोज द बॉन्ड बिटवीन अ बॉय एंड एनिमल, तो एनिमल के दरमियान और एक बच्चे के दरमियान बॉन्ड भी बताता है। उसके बाद हमारे पास है प्री रीडिंग क्वेश्चन है। वो कहते हैं रिफ्लेक्ट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम एंड सब थीम। सिग्निफिकेंस जो थीम है इसका, नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है स्टोरी के ऊपर। द थीम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपैशन इज हाईली सिग्निफिकेंट इन टूडेज वर्ल्ड, ठीक है। कंपैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, कंपैशन होता है भाईचारा और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिम्मेदारी, ठीक है, ये बहुत जरूरी है आज की वर्ल्ड में। इट एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ आवर एक्शंस ऑन अदर एंड द एनवायरनमेंट। हमारे जो एक्शंस हैं इनका एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है और दूसरों पे क्या असर होता है, इसके बारे में ये स्टोरी बात करती है। द सब थीम ऑफ द ह्यूमन एनिमल कनेक्शन हाईलाइट्स द यूनिक बॉन्ड वी शेयर विद अदर लिविंग बीइंग्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव टू प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर देम। तो जो इंसान दूसरे जानदारों के साथ एक यूनिक कनेक्शन रखता है, एक बॉन्ड रखता है, जो हमारी सराउंडिंग में रहते हैं, तो उनको लुक आफ्टर करना उनकी हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद वाइड रीडिंग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द मोड और एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेस वेयर द स्टोरी हैपेंस। उस जगह का कैसा स्टाइल था, कैसा एनवायरनमेंट था वो। इज इट चेयरफुल एंड सनी, क्या वो चेयरफुल और सनी था। और डार्क एंड ब्लीक, या फिर डार्क था और ब्लीक था, ठीक है। तो हम यहाँ पर ब्लीक कह सकते हैं कि तारीख, ठीक है, काफी डार्क। What words or phrases or description does the author use to create this atmosphere? तो ऑथर ने ये एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया। पहले तो आपने ये बताना है कि वो चीयरफुल था यानी रोशन था और सनी था, या फिर काला था यानी रात थी उसमें। तो अगर दोनों में से कोई एक था तो राइटर ने कौन कौन सी फ्रेजेस इस्तेमाल करके ये बात कन्वे की आप तक, क्योंकि पिक्चर तो थी नहीं, वो स्टोरी थी। द मोड ऑफ द स्टोरी शिफ्ट थ्रू आउट, तो स्टोरी का मोड जो है थ्रू आउट शिफ्ट होता रहा है, ठीक है। इनिशियली देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड टेंशन ड्यू टू द स्नेक बाइट। तो सबसे पहले तो उसमें अर्जेंसी दिखाई गई स्नेक बाइट की वजह से। हाउएवर एज जॉर्डीज फादर रिकवर्स एंड जॉर्डीज एम्बार्क्स ऑन हिज क्वेस्ट टू फाइंड द फॉर्म, तो जॉर्डी ने जो जिद की
जो वो एनर्जेटिक था इस चीज को लेकर के वो बच्चे को वापस लेकर आएगा। एम्बार्क यू कहना कि सवार होना, ठीक है, और यू कैन गो ऑन अबोर्ड अ शिप, एयरक्राफ्ट और अदर व्हीकल, ठीक है। तो ऑन हिज क्वेस्ट टू फाइंड द फॉन, तो उसने बच्चे को ढूंढना। द एटमोसफेयर बिकम मोर होपफुल एंड सीरीन, तो उसका एनवायरनमेंट जो है पूरी उम्मीद बन गया और सीरीन बन गया। द ऑथर यूजेस विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर सच एज द क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, ठीक है, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ट्रंक्विलिटी एंड ब्यूटी। ब्यूटी और ट्रंक्विलिटी का कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए राइटर ने ये इन दो चीजों का इस्तेमाल किया। ट्रंक्विलिटी यू कैन से दैट सुकून, पीस, ठीक है, तो चीयरफुल एनवायरनमेंट दिखाया गया है। उसके बाद एक कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन है हमारे पास। कॉम्प्रीहेंशन में हमारे पास थे 5 क्वेश्चन, like how did Jody convince his parents and Dr. Wilson that bring back the fawn as a good idea? उसने अपने पेरेंट्स को और डॉक्टर विल्सन को कैसे अग्री किया इस बात पे कि बच्चे को वापस लाना इज अ गुड आइडिया। Jody convinced his parents and Dr. Wilson by appealing to their sense of responsibility and compassion। उसने अपील किया, उसने झंझोड़ा उनके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को और कंपैशन को, भाईचारे को, कि देखें हमें इस दुनिया में आए हैं तो हमें अच्छे काम करके इस दुनिया से जाना है, ऐसे नहीं जाना, ठीक है। तो इस तरह उसने किया। उसके बाद you can say he argued that they had taken the doe's life to save his father and that it would be wrong to abandon the orphan fawn, ठीक है। तो वो कहता है, उसने कहा कि ये जो हमने उसकी वालदा की जान ली है तो अब उसको इस तरह टू अबैंडन, उसको अकेला छोड़ देना, तने तनहा छोड़ देना, दैट इज नॉट अ गुड डीड। तो हमें अपने इस किए की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो इस तरह उसने अपने पेरेंट्स को और अपने उस डॉक्टर को कन्विंस किया था। उसके बाद बच्चे आप ही एम्फसाइज दैट ही वाज कैपेबल ऑफ केयरिंग फॉर इट एंड दैट इट वुडंट रिक्वायर मच एफर्ट। तो उसने इस चीज पे भी स्ट्रेस दिया कि वो केयर कर लेगा उसकी, तो ये ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। जॉर्डीज जेन्युइन कंसर्न फॉर द फॉन एंड हिज अर्नेस्ट प्ली अल्टीमेटली स्वेड देम, और उसका जो मतलब प्ली होता है इल्तिजा करना, अर्नेस्ट प्ली यानी कि बहुत ज्यादा एहतजाज, अल्टीमेटली स्वेड देम, स्वेड होता है उन पे हावी हो गया, तो उन्होंने इसको इजाजत दे दी। स्वे कतर डूब जान। Why was Jordy unwilling to have Millville accompany him to find the fawn? वो क्यों मिलवील को साथ नहीं लेके जाना चाहता था? Jordy was unwilling to have Millville accompany him because he wanted the experience of finding and bonding with the fawn to be entirely his own. उसको लगता था कि वो अकेला अगर जाएगा तो that will be more good. He craved a private and intimate encounter. Craved होता है you can say that कि तरसा हुआ होना, या फिर यू कैन से दैट आरजू रखना, फील पावरफुल डिजायर, ठीक है। तो उसको बड़ा क्रेविंग थी इस चीज की कि वो इनकाउंटर जब करे तो वो अकेला हो विद द क्रिएचर, तो उस बच्चे के साथ। इफ मिलविल वर प्रेजेंट इट वुड डिमिनिश द यू कैन से दैट स्पेशलनेस ऑफ द मोमेंट। डिमिनिश यू कैन से दैट के वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा उसको, यानी कम हो जाना, कम कर देना। डिमिनिश द स्पेशलनेस यानी कि उस मोमेंट का स्पेशल होना। एंड पोटेंशियली हिंडर द फॉन्स ट्रस्ट इन हिम। हिंडर्स होता है रुकावट बनना, तो वो फान जो उस पर ट्रस्ट करता उसमें वो एक रुकावट का काम करता, वजाहमत का काम करता, तो इसलिए वो उसको नहीं लेके जाना चाह रहा था। उसके बाद वाई इज इट इम्पॉर्टेंट दैट जॉर्डी डिसाइडेड टू कैरी द फॉन होम। तो जॉर्डी ने फॉन को घर लेके जाना क्यों मुनासिब समझा? कैरिंग द फॉन होम वाज क्रूशियल फॉर सेवरल रीजन। फर्स्टली इट फॉस्टर्ड अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल एंड इमोशनल बॉन्ड बिटवीन जॉर्डी एंड द फॉन। फॉस्टर्ड होता है फरोग देना, टू प्रमोट। तो इस स्टोरी के अंदर उसने जॉर्डी एंड फॉन के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन डेवलप जब वो उसको घर ले गया। द एक्ट ऑफ कैरिंग इट एंड इंस्टिल्ड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोटेक्टिवनेस इन जॉर्डी। तो होम जो होता है इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट इज अ सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन। तो जब वो उसको घर लेकर गया, इट इज इंस्टिलिंग, इंस्टिलिंग मीन शोइंग कह सकते हैं आप,
जाहिर कर रहा है। सेकेंडली इट हेल्प द फॉन टू इम्प्रिंट ऑन जॉडी। ठीक हो गया, तो इसने जॉडी के साथ जो फॉन का रिलेशन है, इम्प्रिंट यू कैन से दैट मार्क, ओके, छाप क्रिएट कर दी उसने जॉडी की जात के ऊपर, मेकिंग इट मोर लाइकली टू ट्रस्ट एंड फॉलो हिम। ठीक है, तो उसको फान को उसने और फान ने उस पर ट्रस्ट किया। फाइनली कैरिंग द फान डेमोन्स्ट्रेटेड जॉडीज कमिटमेंट टू इट्स केयर एंड हिज विलिंगनेस टू गो टू द एक्स्ट्रा माइल फॉर द क्रिएचर। तो जब वो ज्यादा चला उसको घर तक लाने के लिए, तो ये पता चला कि वो एफर्ट करके भी वो बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकता है। What did Dr. Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? तो डॉक्टर विल्सन का क्या मतलब था जब उसने कहा कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है? विल्सन स्टेटमेंट हाईलाइट द इनहेरेंट कॉस्ट ऑफ एक्शंस, इनहेरेंट जो साल से चली आ रही हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्शन एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। इंटरकनेक्टेडनेस होता है एक दूसरे से जो तमाम तर लिविंग बीइंग है ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में बाहम जो हम एक दूसरे स्टेट ऑफ कनेक्शन, इंटरकनेक्टेडनेस, रिलेशन को बोल सकते हैं आप, ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स का एक्शन को बता रहे हैं। इन दिस केस सेविंग हिज फादर्स लाइफ केम एट द कॉस्ट ऑफ द डॉज लाइफ। ठीक है, डॉज की लाइफ के सिलसिले में जो हो, डॉज लाइफ जो है वो मरी है, जो जिसकी वो उन्होंने कुर्बानी दी है, उसकी जिंदगी गई तो उसके फादर की जिंदगी बची। तो उसकी लाइफ की कॉस्ट क्या थी? उसके एक्शन का नतीजा था उसके फादर की जिंदगी। दिस इन टर्न क्रिएटेड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर द ऑर्फन फॉन। तो उस यतीम बच्चे की जो कफालत है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई इन पे। द स्टेटमेंट एम्फसाइजेस दैट एवरी एक्शन इवन दोज टेकन टू सेव अ लाइफ हैज कॉन्सिक्वेंसेज दैट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड एंड एड्रेस्ड। तो हर एक्शन जो होता है उसके रिजल्ट हमें भुगतने पड़ते हैं, कोई कुछ भी चीज फ्री नहीं होती। अगर आप एक बड़े इंसान बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू cope up with the situation. If you were in Jordy's position, how would you have ensured the fawn's trust and willingness to follow you? If I were in Jordy's position, I would have approached the fawn slowly and calmly. तो मैं भी जॉर्डी की तरह आहिस्ता आहिस्ता जाता और आराम से फान को मेकिंग जेंटल साउंड, ऐसे अच्छे अच्छे साउंड को रिड्यूस करता, एंड अवॉइडिंग सडन मूवमेंट, और सडन मूवमेंट्स को अवॉइड करता, यानी तेजी ना करता उसको कि शक हो जाए कि मैं उस पर हमला करने आया हूँ। आई वुड हैव ऑफर्ड इट फूड, मैं उसको फूड प्रोवाइड करता, एंड वाटर, अलाउइंग इट टू अप्रोच मी एज इट्स ऑन पेस, तो वो अपने तरीके से मेरे पास आता। आई वुड हैव मेंटेन आई कॉन्टैक्ट बनाता, बट अवॉइडेड स्टेयरिंग इंटेंसली, तो गुस्से से ना देखता, विच कुड बी परसीव्ड एज थ्रेटनिंग, जो कि उसको परसीव्ड होता है अज्यूम करना, सोचना, जो जिसको वो समझता कि ये मेरा गुस्सा है या फिर धमकी है। आई वुड हैव मूव्ड स्लोली एंड डेलिबरेटली, डेलिबरेटली होता है खुद से, इंटेंशनली, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मूव करता, अलाउइंग द फान टू ऑब्जर्व माई एक्शन एंड बिल्ड ट्रस्ट इन मी, तो वो मेरे एक्शन ऑब्जर्व कर पाता और मुझ पे भरोसा कर लेता। इन द यर्लिंग the narrative is primarily presented from a third person point of view. How does this narrative choice influence the reader's understanding of the character and events in the story? थर्ड पर्सन से ही स्टोरी लिखी गई है, तो रीडर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है? द थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव अलाउज द रीडर टू गेन अ ब्रॉडर एंड मोर ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने स्टोरी को सुना, दैट इज ओपन अप आवर थॉट्स टुवर्ड द कैरेक्टर्स। ठीक है, it provides insight into the thoughts and the feelings of multiple characters including Jordy. Jordy के कैरेक्टर्स के बारे में हमें पता चला, his parents, उसके वालदैन के बारे में हमें पता चला कि वो कैसे लोग थे, एंड अदर कम्युनिटी मेंबर्स जो और पास डॉक्टर थे, मिलविल था। ठीक है, दिस मल्टीफेस्ड पर्सपेक्टिव इनरिचेस, मल्टीफेस काफी ज्यादा एंगल्स रखने वाला, ठीक है, enriches the narrative and allows for a deeper exploration, तो काफी डीप एक्सप्लोर किया जाना चीजों को हमने, of the themes of the responsibility, compassion and the human animal bond। ये थीम जो है इनको बड़े क्लोजली हमने ऑब्जर्व किया। The story emphasizes the connection between Jordy and Fawn. How can this connection be related to the bonds that individuals form with animals or even people in real life situations
and the responsibility that come with those connections. तो इसमें वो कह रहा है कि जॉर्डी और जो फॉन है बच्चा है उसके दरमियान रिलेशन के बारे में ये स्टोरी जो है बात करती है. हाउ कैन दिस कनेक्शन बी रिलेटेड टू द बॉन्ड्स दैट इंडिविजुअल फॉर्म विद एनिमल्स. अब ये कनेक्शन हमें इंडिविजुअल का जानवर के साथ रिलेशन के बारे में कैसे बताता है. पीपल इन रियल लाइफ सिचुएशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम विद दोज कनेक्शन. जब एक जानवर से आपको कनेक्शन बन जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या आती है. बेटा आप बिल्ली भी एक पालते हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल. आखिरत में आपसे पूछा जाएगा ना कि उसको आपने खाना वाना खिलाया कि नहीं खिलाया. तो इस तरह हम इसमें रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं. तो द कनेक्शन बिटवीन जॉर्डी एंड द फॉन मिरर्स द बॉन्ड्स दैट ह्यूमंस फॉर्म विद द एनिमल्स एंड अदर पीपल. मिरर्स होता है शोज, ठीक है. इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैशन. कंपैशन की अहमियत बताता है. एम्पैथी की अहमियत, एम्पैथी की अहमियत एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नर्चरिंग दीज रिलेशन, ठीक है. इनको फ्लोरिश करना, उनको बढ़ाना, नर्चर करना. जस्ट एज जॉर्डी फील्स अ डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ऑटन फॉन, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर द एनिमल्स एंड पीपल इन आवर लाइफ. हमारी सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी जिंदगी में हमें भी वैल्यूज ऐड करनी है. दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग फॉर देयर नीड्स, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम हार्म. उनको उनकी जरूरियात को पूरा करना, यानी दूध वगैरह वक्त पे देना, खाना वगैरह वक्त पे देना. प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम हार्म, उनको खतरे से बचाना. एंड रिस्पेक्टिंग देयर इंडिविजुअलिटी, उनको एक फ्रीडम देना, स्पेस देना. द स्टोरी सर्व एज अ रिमाइंडर दैट दीज कनेक्शंस आर वैल्यूएबल एंड रिक्वायर नर्चरिंग एंड केयर. ठीक हो गया. उसके बाद एनालिटिकल क्वेश्चन पहले देख लें. इससे पहले कुछ था एक्सरसाइज में, उसको जरा देख लें. अच्छा, ये 7 क्वेश्चन हो गए. उसके बाद ये एनालिटिकल क्वेश्चन है. एनालिटिकल क्वेश्चन जो है हमारे पास, हाउ डज जॉर्डीज इमोशनल कनेक्शन विद द फॉन कंट्रीब्यूट द स्टोरीज ओवरऑल थीम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपैशन. ओवरऑल थीम को कैसे ये टारगेट कर रहा है. Jordy's emotional connection with the fawn is central to the theme of responsibility and compassion. His empathy for the orphaned creature drives him to act, demonstrating a deep understanding of the interconnectedness. तो deep understanding दिया उसने connection की दूसरी चीजों के साथ of all living beings. His actions highlight the importance of compassion and the responsibility we have to care for those who are vulnerable. ठीक है, जो कि हमारे साथ होते हैं, जो कि हमारे करीबी लोग होते हैं, हमारे करीबी जानवर भी हैं, उनकी जिंदगी में भी जो मतलब चीजें हैं उनकी हम रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है. वल्नरेबल का मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं वीक क्रिएचर्स, यानी कि जो कमजोर लोग हैं उनके लिए हम उनके रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उनका ख्याल रखना है हमको. उसके बाद है स्टेजेस ऑफ प्लॉट. प्लॉट की कुछ स्टेजेस होती है. सबसे पहले होती है एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन जो होती है ये होती है बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कि स्टोरी स्टार्ट कहां से हुई थी. तो ये स्टोरी कहां से स्टार्ट हुई, जब उसको सांप ने काटा उसके फादर को. उसके बाद राइजिंग एक्शन. फर्स्ट राइजिंग एक्शन है कि उन्होंने हिरन को मार दिया, उससे अपने बाप की जान बचा ली. ये दूसरा राइजिंग एक्शन है. फिर बच्चे के लिए वो बेकरार हो गया. तीसरा राइजिंग एक्शन है, उसको ढूंढने चला गया. ये आगे चौथा राइजिंग एक्शन है. ठीक है. फिर मिडल ऑफ द स्टोरी, या फिर इसको मिडल को कहते हैं क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी. क्लाइमेक्स होता है पीक पॉइंट, यहां पे स्टोरी आपकी एंड की तरफ जाने वाली होती है. तो क्लाइमेक्स इस स्टोरी का ये था जब उसको बच्चा मिल जाता है, तो दैट वाज द क्लाइमेक्स. अब वो उसको घर लेकर आता है, फॉलिंग एक्शन था. उसकी देखभाल करता है, फॉलिंग एक्शन है. बच्चा उसके साथ घुल मिल जाता है, फॉलिंग एक्शन है. और उसके बाद स्टोरी एंड हो जाती है जब उसके पेरेंट्स और सब खुश होते हैं. तो उन्होंने कहा कनेक्ट द स्टेजेस ऑफ द प्लॉट विद द स्टोरी, द यर्लिंग. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच स्टेज ऑफ द प्लॉट डिड यू फाइंड मोस्ट इंगेजिंग और इम्पैक्टफुली, वाई. क्यों इम्पैक्टफुल कंसीडर किया, ये जरा देख लेते हैं. आंसर इसके मैंने डिस्कस किए हैं. तो आई फाउंड द राइजिंग एक्शन टू बी मोस्ट इंगेजिंग एंड इम्पैक्टफुल. राइजिंग एक्शन एक स्टेज है ड्रामे की, तो उसको मैंने बहुत अच्छा पाया, इम्पैक्टफुल पाया. As Jordy takes care of the fawn, the tension builds. Jordy struggles with loving the fawn and knowing it might harms his family's livelihood. ठीक हो गया. तो ये जाने बिना कि उसकी फैमिली रिलेशन को थोड़ा सा हार्म भी हो सकता है, लेकिन वो उसकी केयर कर रहा है. The scenes where Jordy sees the fawn playing and realize it depends on him are especially moving.
तो जॉर्डी जब फान को देखता है और उसके साथ खेलने की कोशिश करता है और रियलाइज करता है कि डिपेंड्स ऑन हिम, अब वो उस पर डिपेंड करता है, स्पेशली मूविंग, ठीक है, हरकत करने में भी, तो वो बड़ा अच्छा सीन मुझे लगा। उसके बाद हाउ डज द सेटिंग ऑफ द वाइल्डरनेस कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल एटमॉस्फेयर। तो वाइल्डरनेस की जो आपके पास वाइल्डरनेस आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं यू कैन से दैट समथिंग दैट इज डेजर्टेड, और जिसको उर्दू में एक वर्ड होता है बियाबान, ठीक है, वीरान जगह जिसको आप बोलते हैं। तो वीरानी कैसे एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोरी को जो कंट्रीब्यूट कर रही है। वाइल्डनेस इज लाइक अ कैरेक्टर इन द स्टोरी, तो वो कैरेक्टर का काम कर रही है। इट्स ब्यूटीफुल बट आल्सो हार्श, तो ये थोड़ी सी खूबसूरत भी लगी लेकिन हार्श थी, तलख थी। द फॉरेस्ट मेक जॉडी फील फ्री, फॉरेस्ट ने जॉडी को फ्री कर दिया, बट दे आल्सो हैव डेंजर्स लाइक प्रीडेटर्स, शिकारियों का डर भी होता है। द वाइल्डनेस मेक जॉडी फील रिस्पॉन्सिबल एंड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज डिसीजन, कि जंगल में वो उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता था, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आया। डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉडीज कैरेक्टर थ्रू आउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्लॉट। प्लॉट के स्टार्ट में, एंड पे, मिडल पे, क्लाइमेक्स में, रेजोल्यूशन में, एक्सपोजिशन में जॉडी कैसा था, ये हमने डिस्कस करना है। जॉडी चेंजेस अ लॉट थ्रू आउट द स्टोरी। एट फर्स्ट ही इज नेव एंड इम्पल्सिव, ठीक है, तो शुरू में स्टोरी के वो बहुत ही जॉडी जो है वो आपके पास बोला बाला था, ठीक है, इम्पल्सिव था, यानी कि उसके जो अपने फैसले नहीं थे, यानी कि यू कैन से दैट मोटिवेटेड था थोड़ा सा चीज को लेकर। वांटिंग चैंपियनशिप, ठीक है, कंपेनियनशिप, सॉरी, दोस्ती चाहता था। एज ही केयर फॉर द फान को उसने दोस्ती की। ही मैच्योर्स एंड लर्न्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वो रिस्पॉन्सिबल हो गया। पहले वो दोस्ती चाहता था, फिर वो उसकी जिम्मेदारी उठा ली, उसने सैक्रिफाइस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, सैक्रिफाइस समझने लगा, अपने नताइज भुगतने लगा, अपने किए को फेस करने लगा। ही फील्स हैप्पी, स्केयर्ड एंड सैड, वो हैप्पी फील कर रहा था, डरा हुआ फील कर रहा था, सैड भी था। लूजिंग द फान मेक्स हिम फेस हार्श रियलिटीज एंड अंडरस्टैंड लाइफ एंड डेथ बेटर, ठीक है, तो जिंदगी और मौत की समझ आई उसको। What role does the yearling play in shaping the plot, especially during the rising action and climax? The yearling is central to the plot, ठीक है, it creates conflict and make Jodie choose, ठीक हो गया, conflict create हुआ और Jodie को choice बनाई उसने। During the rising action, the yearling playful nature and dependence on Jodie's create a strong bond, उस बच्चे की जो playful nature थी और Jodie पे completely depend करना, उसने थीम को सपोर्ट किया है। बट द ईयरलिंग आल्सो कॉजेज प्रॉब्लम लीडिंग टू द ट्रेजिक क्लाइमेक्स, तो उसने आल्सो प्रॉब्लम, उसकी फैमिली वैल्यू को तबाह किया, तो उसके लिए थोड़ा सा क्लाइमेक्स की तरफ चला गया। हाउ डज द रेजोल्यूशन ऑफ द स्टोरी रिफ्लेक्ट द थीम्स एंड मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर, तो स्टोरी का रेजोल्यूशन जो है यानी कि एंड जो है वो थीम की तरफ आपको कैसे लेके जाता है। द एंडिंग दो सैड, एंडिंग उसकी सैड थी, रिफ्लेक्ट्स की थीम्स, की थीम लेकिन रिफ्लेक्ट किया। लाइफ एंड डेथ आर कनेक्टेड, लाइफ एंड डेथ जो है वो मिली हुई आपस में। जॉर्डी लर्न्स टू एक्सेप्ट लॉस एंड ग्रो एंड नेचर इज इंपॉर्टेंट एंड शेप्स हु वी आर, उसको अपनी असलियत पता चलती है और नेचर का इम्पैक्ट पता चलता है कि कितना अहम है, कि नेचर कुछ भी हमारे साथ कर सकती है। I mean God, Allah Almighty can do everything with us. जॉर्डीज एक्सपीरियंस टीचेस हिम वैल्यूएबल लेसन, जॉर्डी के एक्सपीरियंस ने उसको बड़े अहम लेसन सिखाए। एंड ही ग्रोज एज अ पर्सन, तो वो एज अ पर्सन ग्रो किया उसने। उसके बाद एक्सरसाइज में आपके पास आ जाता है फॉर्म द स्टोरी द ईयरलिंग, योर टास्क इज टू अच्छा, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है वोकैबुलरी एंड ग्रामर के लिए, जिसको आपने देखना है। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द इंटरप्रेटिंग अनफेमिलियर वर्ड, यूज क्लूज फ्रॉम द सेंटेंसेस अराउंड द, आपने वर्ड ढूंढने हैं, उसके अंदर उनमें से क्लूज फाइंड करने हैं, ठीक है, वो आपकी करने वाली एक्टिविटी है। वर्बल्ड, मूव्ड एंड स्टेडली, फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। एंचेंटेड, डिलाइटेड एंड कैप्टिवेटेड, क्लोज शेप, a narrow escape from danger or difficulty, hammed mean feeling restricted or confined, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, उन्होंने कुछ वर्ड दिए, उन्होंने कहा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बताने आपने इनके। स्कर्टेड का मतलब होता है गो अराउंड और अवॉइड समथिंग, ठीक है।
बॉब्ड का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द फॉन हेड, फॉन के हेड की मूवमेंट को शो किया इस वर्ड ने बॉब्ड। फ्रेंटिकली होता है पागलों की तरह। फ्रस्ट्रेशन एंड डेस्परेट एटीट्यूड ऑफ फॉन, यानी कि वो भूखा था तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। अनविलिंगली रिलक्टेंटली, यानी कि वो ना चाहते हुए भी वो उसको लेकर गया मीलविल को साथ में, ठीक है। टम्बल्ड सडन और अनकंट्रोल्ड फॉल, टम्बल्ड होता है बच्चे लड़खड़ाना। लाइट हेडेड मीन फीलिंग ऑफ जॉय एंड फ्रीडम फ्रॉम वरी, यानी वो गम से आजाद हो चुका था। उसके बाद व्हाट डज द फ्रेज ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर इंप्लाई इन द, इसका मतलब है कि बेटा डेथ इज स्टीलिंग, डेथ हैज पास्ड बाय, डेथ हैज पास्ड बाय, यानी कि डेथ का जो टाइम है वो अब जाता रहा, गुजर गया। When Jordy's father says, "Boy, you have got me hemmed in," what does he mean? He has trapped him, he has protected him, he has limited his, he has surrounded him. Surrounded him यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा। उसके बाद what does the term abandoned clearing suggest about the location in the story? A place with no vegetation, a deserted open area, a field left uncultivated, location filled with wildlife, abandoned clearing, a place with no vegetation, जिसके ऊपर कुछ नहीं उगा हुआ था। उसके बाद when Jordy says I am obliged in response to Melville, what does it mean? He is obliged, he is annoyed, he is grateful, he is grateful, वो शुक्रगुजार था उसका। In the line he could have walked all day and into the night carrying it and watching it follow, what does it refer? The fawn के लिए ही वो लाइन बोली गई थी। Read the extract in pairs, underline unfamiliar words and find the contextual meaning, ये आपने खुद करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है verbs, auxiliary verbs, modal verbs, इसके लिए वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ये ग्रामर का टॉपिक है बाकायदा, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो चैनल पे मौजूद है। अगर कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं तो वो वीडियो आप सर्च कर सकते हैं, प्ले लिस्ट के अंदर भी मौजूद होगी, तो वो यहाँ से देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड अंडरलाइन द ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स लेबल। शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन द एयर, तो इसके अंदर सेंटेंस अंडरलाइन द ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, लेबल देम एज अ आईवी एंड टीवी। इंट्रांजिटिव वर्ब को आईवी लिखना है, ट्रांजिटिव वर्ब को टीवी लिखना है। तो शी हेल्ड द कॉफी, तो बच्चे ये मैं ऐसे बता देता हूं आपको, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये पैसे में चेंज हो सकता है। ही डिप्ड हिज फिंगर्स, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। द रिवर फ्लोज जेंटली थ्रू आउट द विलेज, इंट्रांजिटिव वर्ब है। हंग यहाँ पर था और यहाँ पे फ्लोज होगा, ये दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब है। जॉर्डी स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही रोज स्लोली, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है आगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द ट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंस द टीचर एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड। उसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स नेवर हैव अ डायरेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। द शेफ बेक्ड डिलीशियस केक, द ट्रांजिटिव वर्ब इज बेक्ड। उसके बाद आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंस, द फ्लावर्स ब्लूम, ब्लूम्ड is transitive verb. Choose the correct statement about intransitive verb. Intransitive always have a direct object, and intransitive verb never have a subject. Intransitive verb cannot take a direct object. Intransitive verbs are always intransitive. So C option, intransitive verbs cannot take a direct object. The cat slept on the windowsills for hours. The transitive verb is slept. Make sentences for each type of transitive intransitive, ये आपने खुद करना है। राइटिंग एक्टिविटी ये भी आप ही का करने वाला सारा काम है। तो अल्लाह हाफिज, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इन स्पाइट ऑफ वार, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा।